हेलो बेटा। आज हम अकाउंट्स फर्स्ट ग्रुप के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का रिवीजन करेंगे और वो चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो एग्जाम में लगभग आना तय है। तो इस पर आपकी ग्रिप बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए कई स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर ये चैप्टर आप रिवाइज करवा ही दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा पूरी कोशिश होगी सारे कॉन्सेप्ट कवर करने की, फिर भी कुछ छूट जाए तो आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन कवर करेंगे ही सही। मेरा काम आपके बर्डन को थोड़ा कम करना है, बाकी मेहनत तो आपको करनी है, ग्रिप तो आप ही को लानी है, एग्जाम आप ही को देनी है। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसमें सबसे पहले मतलब होता है कैश का। तो कैश क्या होता है? कैश फ्लो में पहले मीनिंग कैश का, तो कैश मतलब कैश इन हैंड, जो लॉकर में रखी वो भी कैश है, और जो बैंक में रुपया जमा है करंट अकाउंट में, जो हम जब चाहे तब निकाल सकते हैं, पेबल ऑन डिमांड। करंट अकाउंट में बैंक में जो रुपया जमा है वो भी कैश ही तो है बेटा। लॉकर में रखा है तो बैंक के लॉकर में रखा है, वो तो और भी सेफ है, तो वो भी कैश ही कहा जाता है। तो कैश इन हैंड एंड बैलेंस पेबल ऑन डिमांड, बैंक बैलेंस पेबल ऑन डिमांड, दोनों को हम कैश ही कहते हैं। एक्चुअल में दोनों कैश ही तो है। और एक होता है कैश इक्विवेलेंट, जो कैश नहीं है पर कैश के समान, पर जिसको हम कैश ही मानते हैं चैप्टर के लिए, वो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इसकी जो डिफरेंशिएशन दी है इसमें 3 में, देखिए वो है हाईली लिक्विड वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट विच आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू नॉन अमाउंट ऑफ कैश विद इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू में चेंजेस की बहुत कम संभावना हो और जिसको हम जल्दी ही मार्केट में बेच सकते हो, और जो शॉर्ट टर्म हो और जो मार्केट में इजीली सेलेबल हो और जिसकी वैल्यू में फ्लक्चुएशन कम आते हो, उतार चढ़ाव कम होते हो, जिससे एक सर्टेन अमाउंट मिलने की संभावना हो, उसको हम बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। पर हम यहाँ पर इस चैप्टर में सीवीडी बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी लिखा हुआ आ जाएगा, शॉर्ट टर्म लिखा हुआ आ जाएगा, तो हम मान लेंगे कि वो ये सारे ही कैरेक्टरिस्टिक को पूरा करता है। यानी वो शॉर्ट टर्म भी है, हाईली लिक्विड भी है, इजीली सेलेबल भी है, जिसको हम जल्दी ही कैश में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और जिसकी वैल्यू में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आते, उसको हम बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। तो हम हर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को कैश इक्विवेलेंट मान लेंगे, उसको आप कैश ही मान लीजिए, मतलब ये मान लीजिए। तो कैश प्लस बैंक बैलेंस इन करंट अकाउंट प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तीनों का मतलब हमारे लिए कैश ही है, मतलब एक पॉकेट। बस 3 बॉक्से में कैश रखी हुई है, 3 बक्से अलग अलग है पर है और तीनों कैश, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस पेबल ऑन डिमांड और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर जो शेयर होल्डर होते हैं उनको कंपनी की कैश बुक देखने का राइट नहीं होता, लेकिन वो कंपनी के कैश के फ्लो को जान सकते हैं बाय दिस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसलिए शेयर होल्डर्स की इंफॉर्मेशन के लिए, कि उनको नॉलेज के लिए कि कंपनी में कैश का क्या फ्लो रहा, जिसको कैश बुक, क्योंकि उन पर कैश बुक पर उनका डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता। एक ऑनर प्रोप्राइटी में कैश बुक देख सकता है, एक पार्टनर जो कि पार्टनरशिप में ऑनर है वो भी जाकर कैश बुक देख सकता है अकाउंटेंट से कह के, लेकिन एक शेयर होल्डर जो कि ऑनर है लेकिन कैश बुक नहीं देख सकता कंपनी की, उसके लिए अरेंजमेंट किया गया है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, कि वो कैश का मूवमेंट चेक करे, कंपनी में कैश कहाँ कहाँ से आई साल भर में और कहाँ कहाँ कैश गई। ये एक तरह से कैश बुक की समरी है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन आते हैं, नॉन कैश का यहाँ कोई रोल नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है फॉर द करंट ईयर जो भी आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ हो, बेटा सबसे पहले इसमें 3 एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो लिखा जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसमें नेट कैश जनरेटेड, यदि कैश आई है तो जनरेटेड, और गई है तो आउटफ्लो, तो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ये हम निकालेंगे। फिर कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यदि इसमें कैश बाहर गई है नेट, तो क्या लिखा मैंने, नेट कैश यूज्ड इन, इस जगह कैश यूज की गई, ऐसे मैंने जस्ट लिखा है नॉलेज के लिए। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फिर मतलब यहाँ पर हम कैश फ्लो के हर आइटम को, जो भी आइटम आने वाले उसको 3 एक्टिविटी में डिवाइड कर देंगे, या तो आइटम आएगा फाइनेंसिंग में या इन्वेस्टिंग में, और नहीं तो फिर ऑपरेटिंग में। तो यहाँ पर ये तीनों, इस एक्टिविटी से इतनी कैश आई, इस एक्टिविटी पे इतनी कैश गई, ऐसा मैंने मान लिया, इस एक्टिविटी पे इतनी कैश गई। यदि कैश आउटफ्लो है तो मैंने ब्रैकेट में दिखाया, इनफ्लो है तो विदाउट ब्रैकेट, यदि इनफ्लो है तो विदाउट ब्रैकेट और आउटफ्लो है तो विद ब्रैकेट। आउटफ्लो दिखाने के लिए नेगेटिव की जरूरत नहीं, आउटफ्लो है मतलब ब्रैकेट दिखा दो, आउटफ्लो हो गया। फिर इन तीनों को मिलाकर क्या आया, मान लो इन तीनों एक्टिविटीज मिलाकर साल भर में इतनी कैश कंपनी में जनरेट हुई है, तो क्या लिखेंगे, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें जोड़ देंगे ओपनिंग कैश, मान लीजिए मतलब ये है कि, और इसमें जोड़ेंगे ओपनिंग कैश, मान लो ओपनिंग में कैश थी 10,000, इस साल कैश आई 8,000, ओपनिंग कैश थी 10,000, इस साल तीनों एक्टिविटीज मिलाकर नेट कैश 8 की जनरेट हुई है, तो क्लोजिंग कैश बैलेंस 18,000 आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर
ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखाते हैं यहाँ पर हम, इसमें क्या क्या शामिल होता है, कैश प्लस बैंक प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, उसका ब्रेकअप नीचे दिखा देना चाहिए। ये कैश इन हैंड है, ये बैंक बैलेंस पेबल ऑन डिमांड है, और ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। ऐसा ब्रेकअप दिखा देना चाहिए कैश फ्लो के बाद। इसके बाद यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, डू नॉट कंसिडर नॉन कैश ट्रांजेक्शन। यहाँ पर नॉन कैश ट्रांजेक्शन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जो कैश बुक में आता है वो यहाँ आता है, जो कैश बुक में नहीं आता वो यहाँ नहीं आता, क्योंकि ये कैश बुक की समरी है। अब देखिए, जैसे कंपनी ने, मैंने एंट्री के फॉर्म में लिखा है, फिक्स्ड एसेट खरीदी और बदले में शेयर्स इशू कर दिए, फिक्स्ड एसेट खरीदी बदले में डिवेंचर इशू कर दिए, तो ये हो गया फिक्स्ड एसेट नॉट एक्वायर्ड इन कैश रादर एक्वायर्ड बाय इशू ऑफ सिक्योरिटी। तो फिक्स्ड एसेट में डेबिट हुई, या शेयर के बिल, इक्विटी शेयर के बिल, या प्रेफरेंस शेयर के बिल, या डिवेंचर क्रेडिट हुए, तो ये कैश फ्लो में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कैश का आधा, फिक्स्ड एसेट खरीदने से कैश बाहर नहीं गई, और इक्विटी शेयर के इशू से या डिवेंचर के इशू से कैश अंदर नहीं आई। फिर ये हो गया परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय इशू ऑफ सिक्योरिटी, इससे कैश फ्लो में नहीं आता है ट्रांजेक्शन। डिवेंचर को रिडीम कर दिया बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा, दोनों चीजें हैं, अभी तो हम ऐसा देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर टू इक्विटी शेयर, डिवेंचर यदि कन्वर्टेबल है तो डिवेंचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर डिवेंचर के रिडम्पशन पर कोई कैश नहीं गई, तो यहाँ डिवेंचर रिडम्पशन पे कैश आउटफ्लो नहीं आएगा। और यहाँ जो इक्विटी शेयर इशू हुए हैं इसको इनफ्लो में नहीं मानेंगे, क्योंकि बदले में डिवेंचर के बदले में इक्विटी शेयर इशू किए गए, तो कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर टू इक्विटी शेयर में कोई कैश इनफ्लो नहीं, आउटफ्लो नहीं हुआ। या प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया गया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बाय इशू ऑफ अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये हो गया रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बाय अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर। इसमें कोई कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ, इसलिए ये कैश फ्लो में नहीं आएगा। हाँ, यदि ये प्रीमियम पर भी है, मान लो डिवेंचर 5 लाख रुपीस के थे, इसके बदले में इनको 4 लाख इक्विटी शेयर इशू करके काम तमाम हो गया। 5 लाख के डिवेंचर को 4 लाख के इक्विटी शेयर से रिडम्पशन हो गया, तो 1 लाख क्या होगी सिक्योरिटी प्रीमियम। ये भी नॉन कैश आइटम है, तो ये भी कैश फ्लो में नहीं आएंगे। इज इट ओके? तो जो भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन है वो कैश फ्लो में नहीं आते। अच्छा, कुछ आइटम, कुछ ट्रांजेक्शन जो कैश आइटम होते हैं, बेटा मैंने सारे नहीं बताए हैं, सारे मैंने आपको नोट्स में, आपके जो कॉपी देखेंगे उसमें लिखवा रखे हैं, मैंने एग्जाम ओरिएंटेड ही में पढ़ा रहा हूँ। कैश फ्लो में वो ट्रांजेक्शन, वैसे ये एग्जाम में कभी आए नहीं है, ये तो अदर दिन में कैश एग्जाम बता रहा हूँ कि ऐसे ट्रांजेक्शन जो कैश में है फिर भी उसको हम कैश फ्लो में कंसिडर नहीं करते। मैंने बताया कैश, बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 3 पॉकेट है, आपने कैश बैंक में जमा कर दी, तो एक पॉकेट से निकल के दूसरी पॉकेट में, तीनों को हम कैश ही मानते हैं, तो कैश का कोई आदान प्रदान कहाँ हुआ? यदि कैश बैंक में जमा की तो कैश तो आपके पास ही है, एक पॉकेट से निकल के दूसरी पॉकेट में, बैंक से कैश निकाली, वही बात हुई। आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट खरीद लिए, तो वही मनी एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में, शॉर्ट टर्म बेच दिए तो मनी उस पॉकेट से वापस इस पॉकेट में। तो कैश बैंक में जमा करना, कैश बैंक से निकालना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट खरीदना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बेचना, इन सबको हम कैश फ्लो में कहीं कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ये तो कि एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट में कैश का आना जाना है। ठीक है, अब नॉन कैश ट्रांजेक्शन अलग होते हैं और नॉन कैश आइटम अलग होते हैं। नॉन, जैसे मैंने बताया था फिक्स्ड एसेट खरीदी बाय अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। डिवेंचर का रिडम्पशन बाय इक्विटी शेयर बाय कन्वर्जन, वो भी एक नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। लेकिन कुछ होते हैं नॉन कैश आइटम, जैसे डेप्रिसिएशन लगाना कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, पर वो नॉन कैश है, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगाने से कैश बाहर नहीं जाती। सैलरी कैश आइटम है, जिससे कैश बाहर जाती है, भली सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो भी इसको कैश आइटम मानते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल सैलरी तो देनी है ना, तो सैलरी कैश आइटम है, भली अभी पे हुई हो या कल पे होने वाली हो, अगले साल पे होने वाली हो, वो कैश आइटम है। लेकिन डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एसेट पहले खरीद चुके हैं तब उसको कैश आउटफ्लो मान चुके हैं, तो फिक्स्ड एसेट पे जब डेप्रिसिएशन लगता है तो उसका आउटफ्लो ना अभी है ना फ्यूचर में, वो तो हो चुका है पहले, और उसको जब एसेट खरीदी होगी तब आउटफ्लो मान चुके होंगे, तो इसलिए डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है। गुडविल राइट ऑफ, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है। गुडविल को राइट ऑफ करने से कैश बाहर नहीं जाती। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करने से कैश बाहर जाए, हाँ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हुए थे, कंपनी बनी थी तब वो आउटफ्लो था, लेकिन जब उसको राइट ऑफ किया गया तो वो आउटफ्लो नहीं था। मिसलेनियस एक्सपेंसेस जैसे शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, इन सब के राइट ऑफ से भी ये एक्सपेंसेस जब होते हैं तब कैश जाती है, लेकिन जब उनको राइट ऑफ करते हैं तब कुछ कैश आउटफ्लो नहीं होता। ये सब नॉन कैश आइटम है। इन सन्ड्री आइटम्स के राइट ऑफ, सन्ड्री आइटम रिटर्न ऑफ जब भी बढ़ा जाए मतलब कैश आउटफ्लो नहीं है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू शेयर्स इशू किए हो, डिवेंचर इशू किए हो, प्रेफरेंस शेयर इशू किए हो, जो भी इशू किए हो उस पर यदि डिस्काउंट दिया हो, वो कंपनी का लॉस है, उसको यदि राइट ऑफ किया जा रहा है तो वो भी कोई कैश आइटम नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, फॉर एग्जाम्पल बेटा 10,000 की असेट 8,000 में बेच दी गई, 2 का लॉस हुआ, तो बेटा 8 में बेची गई, उल्टा 8 का तो यहाँ इनफ्लो हुआ है, 10 की असेट बेची गई 8,000 में, तो आउट का इनफ्लो हुआ है, इससे जो 2 का लॉस हुआ है ये सिर्फ बुकिश लॉस है, इससे कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता। तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट भी एक नॉन कैश आइटम है। लेकिन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट नॉन कैश आइटम नहीं है, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट नॉन कैश आइटम है। बेटा जैसे 10 की असेट 2,000 जोड़कर 12,000 में बेची गई तो ये प्रॉफिट हुआ,
बेटा जब 12 में बिकी है तो 12 कैश आया होगा या आएगा, तो कैश आइटम है, तो ये 2 का प्रॉफिट भी तो कैश आइटम हुआ। ठीक है बेटा, मैं समझा नहीं रहा हूँ, सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ, इसलिए आपको एक ही बार बताना होगा। अमोर्टाइजेशन ऑफ इनकम, बेटा ये पॉइंट मैं आपको एक जगह अलग से कवर करूंगा। जैसे डेप्रिसिएशन का उल्टा, फिक्स्ड एसेट को अमोर्टाइज करना मतलब डेप्रिसिएशन, और इनकम का अमोर्टाइजेशन, जैसे ये मैं बता ही दूं, 2 मिनट में बता दूं शॉर्ट में। बेटा हमारी गवर्नमेंट से ये कैश अकाउंट है, सब्सिडी मिली या कोई ग्रांट मिली 10 लाख, अब कंपनी ने सोचा है 10 लाख मिल तो गई, ये इनफ्लो तो है बेटा इस साल का, जब मिली है जिस साल मिली उस साल का इनफ्लो तो है, लेकिन उन्होंने अपने पीएनएल में इसमें से इस साल 1 लाख ही लिया है, हर साल ये 1-1 लाख लेंगे, ये हो गया ग्रांट का अमोर्टाइजेशन, हर साल 1-1 लाख लेंगे। तो बेटा ये 1 लाख कोई जो यहाँ पर पीएल में ली गई है अमोर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट, अमोर्टाइजेशन ऑफ सब्सिडी, ये कोई इनफ्लो थोड़ा है, तो अमोर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट या सब्सिडी, बेटा जब इसको इनकम में लिया गया तब कैश फ्लो नहीं हुआ, जब तक सब्सिडी मिली थी या ग्रांट मिली थी तब उसको इनफ्लो माना गया होगा, वो अलग से इनफ्लो में आएगा। लेकिन अमोर्टाइजेशन को कभी भी इनफ्लो, तो ये हमने इनकम में आया है लेकिन इसके बदले कैश प्राप्त नहीं हुई है, वो तो पहले प्राप्त हो चुकी, इस साल कोई कैश प्राप्त नहीं हुई, तो अमोर्टाइजेशन को हम नॉन कैश आइटम इनकम मानते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम एक्सपेंसेस है, ऐसे अमोर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट नॉन कैश इनकम है। फिर देखिए कैश फ्लो फ्रॉम, अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं स्पीड से। कैश फ्लो बेटा 3 एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग। पहले हम समझते हैं फाइनेंसिंग, क्या आता है फाइनेंसिंग में वो समझ लो, क्या आता है इन्वेस्टिंग में समझ लो, बाकी सब ऑपरेटिंग में। तो देखिए पहला, सबसे पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बेटा वो एक्टिविटी जो शेयर कैपिटल या बोरोइंग से रिलेटेड है, शेयर कैपिटल या बोरोइंग, इसमें मैंने क्या लिखा है, एक्टिविटी रिलेटेड टू शेयर कैपिटल या लोन, कैपिटल या बोरोइंग से रिलेटेड एक्टिविटी, चाहे वो किसी भी तरह की हो, बस 2 चीज आती है, शेयर कैपिटल बोरोइंग, शेयर कैपिटल बोरोइंग, शेयर कैपिटल बोरोइंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी वो इसी में आती है, शेयर कैपिटल इशू की इसी में आएगा, रिडीम की इसी में आएगा, शेयर कैपिटल में डिविडेंड दिया इसी में आएगा, लोन लिया इसी में आएगा, लोन रिपे किया इसी में आएगा, लोन पर इंटरेस्ट दिया इसी में आएगा, डिवेंचर इशू किए इसी में आएगा, डिवेंचर रिडीम किए कैश में इस पर आएगा, डिवेंचर के रिडम्पशन पर प्रीमियम दी, डिवेंचर के रिडम्पशन पर प्रीमियम दी इसी में आएगा, क्योंकि डिवेंचर से रिलेटेड है, डिवेंचर पर इंटरेस्ट दिया इसी में आएगा, लोन पर इंटरेस्ट दिया इसी में आएगा। यदि दिया है तो आउटस्टैंडिंग अक्रूड इसमें नहीं आता, पे होना चाहिए कैश आइटम, कैश आइटम तो है, आउटस्टैंडिंग भी कैश आइटम है, लेकिन पे जो है वही आता है जो आउटस्टैंडिंग। मान लो डिवेंचर का इंटरेस्ट है 1 लाख, पर उसमें से भी 20 अक्रूड है, आउटस्टैंडिंग है, तो मतलब 80 पे किया, तो यहाँ कैश बुक में तो 80 आएगा ना, क्योंकि ये कैश अकाउंट का समरी है, कैश अकाउंट में जो आता है वो यही आएगा। तो डिवेंचर इंटरेस्ट, तो देखिए यहाँ पर मैंने सब लिखा है, प्रीमियम शेयर्स इसी में आते हैं, उसका इशू भी इसमें आता है, उस पर मिली हुई प्रीमियम भी इसमें आती है, तो ये सब मैंने लिखा है, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयरबिल, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, लोन टेकन, लोन रिपेड, लोन डिस्चार्ज, इंटरेस्ट ऑन लोन या डिवेंचर पेड, प्रेफरेंस या इक्विटी डिविडेंड पेड, यदि शेयर के बिल इसमें आती है तो उस पर दिया गया डिविडेंड भी इसमें आता है, चाहे इक्विटी डिविडेंड हो चाहे प्रेफरेंस डिविडेंड हो, और डिविडेंड पर दिया गया डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी इसी में आता है, क्योंकि डिविडेंड इसमें आता है तो उस पर दिया गया इनकम टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी इसी में आता है यदि दिया गया है तो, और ये सब मिलाकर आता है नेट यूज कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग। यदि आउटफ्लो है तो लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और इनफ्लो है तो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग में 2 चीज, बस 2 चीज, फिक्स्ड एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सिर्फ फिक्स्ड एसेट और लॉन्ग टर्म। जैसे ऊपर फाइनेंसिंग में 2 चीज थी, सिर्फ शेयर कैपिटल और बोरिंग, उससे रिलेटेड सारी चीजें इसमें आती है। ऐसे इन्वेस्टिंग में सिर्फ 2 चीज, फिक्स्ड एसेट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि शॉर्ट टर्म तो कैश इक्विवेलेंट मान लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खरीदे आउटफ्लो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेचे इनफ्लो, लॉन्ग टर्म पर इंटरेस्ट मिला रिसीव्ड हुआ इनफ्लो, उस पर टैक्स दिया आउटफ्लो, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट पर टैक्स बना वो यहीं का आउटफ्लो है। यदि इनकम यहाँ की तो उस पर टैक्स दी है तो यहाँ का आउटफ्लो है। और फिक्स्ड एसेट परचेस की और पेमेंट किया तो आउटफ्लो, फिक्स्ड एसेट बेची और कैश मिला तो इनफ्लो, फिक्स्ड एसेट के लॉस पर जलने पर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला वो इसी का इनफ्लो है, भले वो एबनॉर्मल है लेकिन इसी का इनफ्लो है क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट पर है। तो यहां पर आ गया फिक्स्ड एसेट परचेज इन कैश, फिक्स्ड एसेट सोल्ड, क्लेम रिसीव्ड ऑन लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोल्ड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लॉन्ग टर्म। अच्छा इंटरेस्ट रिसीवेबल यहाँ नहीं आता, इंटरेस्ट रिसीव्ड यहाँ आता, ध्यान रखिएगा, है ना। ये आता, अब यहाँ पर यदि कैश आई है तो नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और यहाँ कैश गई है नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन 2 के अलावा बाकी सब एक्टिविटी हमने जो पढ़ा ऊपर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के अलावा सब कुछ आएगा ऑपरेटिंग में। पर ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है
कैश फ्लो फ्रॉम प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग मतलब मेन रेवेन्यू, प्रिंसिपल मतलब मेन, जिसके लिए कंपनी स्टेब्लिश की, जिसके लिए कंपनी बनाई गई, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो जो एक्टिविटी होती है वो सब आती है ऑपरेटिंग में। यदि एक मैन्युफैक्चरिंग है तो रॉ मटेरियल खरीदना, गुड्स बनाना, बेचना, वेजेस, ये वो सब ऑपरेटिंग आता है। तो देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जैसे क्या क्या मेन होता है। मेन सिर्फ 4 चीज, मतलब सबसे पहले जब ट्रेडिंग कंसर्न हो या मैन्युफैक्चरिंग, सेल तो होती है और सेल से रेवेन्यू आता है, चाहे वो कैश सेल से आया हो, चाहे वो डेटर से आया हो, चाहे बीआर से आया हो, चाहे सेल ऑफ स्क्रैप से आया हो। कैश सेल, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, रिसीव्ड फ्रॉम बीआर और सेल ऑफ स्क्रैप, ये सब हमारा इनफ्लो है। फिर सप्लायर को पेमेंट किया गुड्स के लिए, कैश परचेज इसी में आएगी। पेमेंट टू क्रेडिटर इसी में आएगा। पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल इसी में आएगा। फिर पेमेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पेमेंट नट आउटस्टैंडिंग वाली नहीं, जो एक्सपेंसेस पे हुए हैं बिजनेस के, ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेड भी इसमें आएगा। तो मैंने लिखा है वो तो, रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, पेमेंट टू सप्लायर, इसमें कैश सेल मैंने बता दिया, कैश सेल इसी में आएगी। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स में आएगा, बीआर से मिला इसमें आएगा। पेमेंट में कैश परचेज में आएगी, पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट टू क्रेडिटर इसमें आएगा, पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल इसी में आएगा। एक्सपेंसेस पेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड इसी में आते हैं, है ना बेटा। तो यहाँ पर पेमेंट ऑफ और पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स ऑन, हाँ इनकम टैक्स का पेमेंट इसी में आता है। जनरली इनकम टैक्स हम मानते हैं बिजनेस इनकम पे दिया गया, तो इनकम टैक्स यदि बिजनेस इनकम पर है तो, और मेनली जब टैक्स होता है वो बिजनेस इनकम पर ही होता है, तो इनकम टैक्स पेड जनरली यही दिया होता है, बस टोटल एक ही दिया होता है, वो इनकम टैक्स पेड इसी में आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है, क्योंकि वो बिजनेस इनकम पर लगा हुआ इनकम टैक्स होता है। तो इनकम टैक्स यदि बिजनेस इनकम पर है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट यदि इनकम टैक्स वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वाला है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और यदि इनकम टैक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इनकम पर है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है। पर जनरली कुछ ना कहा जाए तो इनकम टैक्स बिजनेस इनकम का मानकर ऑपरेटिंग आउटफ्लो में लिया जाता है। वो इनकम टैक्स जो पे हुआ है, पेड वाला आता है। इनकम टैक्स पीएनएल में जो आता है वो तो टैक्स प्रोवाइडेड होता है, और कैश बुक में जाता है वो इनकम टैक्स पेड होता है। तो हमको इनकम टैक्स पेड वाला पेड यहाँ पर आउटफ्लो में लेना चाहिए, ठीक है। फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्लेम रिसीव्ड ऑन लॉस ऑफ प्रॉफिट, आपने पढ़ा होगा चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम, लॉस ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस आग लग गई, 2 महीने बिजनेस दुकान बंद रही, सेल नहीं हुई, प्रॉफिट का नुकसान हो गया, बीमा कंपनी से वो क्लेम मिल गया फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो क्लेम मिला है, चेक मिला है, तो ये इनफ्लो तो है, पर ये और ये भी बिजनेस से कनेक्टेड है क्योंकि बिजनेस का लॉस हुआ है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनफ्लो। फिर वर्कर के हाथ पे टूट गए, कॉम्पनसेशन दिया उसको, तो ये भी बिजनेस से रिलेटेड तो है, तो यहाँ पर है एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्पनसेशन और क्लेम पेड टू वर्कर, ये भी आउटफ्लो है। फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट पेमेंट, इसको मैं अलग से बताऊंगा कि जब वर्कर अपनी इच्छा से जल्दी रिटायर हो जाता है, कंपनी मतलब खुद अपनी इच्छा से रिटायर होता है तो कंपनी उसको जल्दी कंपनी छोड़ने के लिए कुछ कॉम्पनसेशन देती है, वो भी जो पेमेंट हुआ है वो भी एक आउटफ्लो है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा यहाँ पर 3 एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का जो कैश फ्लो तो बहुत ईजी है, उसकी कोई मेथड नहीं, लेकिन ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकालने के लिए 2 मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बेटा पहले हम देखते हैं ऑपरेटिंग इनफ्लो निकालने की 2 मेथड है, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। बट ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा डायरेक्ट मेथड से या इनडायरेक्ट मेथड से। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इनडायरेक्ट के आते हैं। डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन हम सीख तो रहे हैं, पहले आ भी सकता है, आता भी है, लेकिन डायरेक्ट मेथड तभी पॉसिबल है जब क्वेश्चन में ट्रेडिंग पीएनएल दिया हुआ हो या सेल परचेज की इंफॉर्मेशन दी हो, तभी डायरेक्ट मेथड लगती है बेटा। ट्रेडिंग पीएनएल दिख जाए तो समझ लेना क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से होने वाला है, या क्वेश्चन ने सेल परचेज की इन्फॉर्मेशन दी है तो शायद डायरेक्ट मेथड से होगा। अब यदि क्वेश्चन में ट्रेडिंग बिल भी नहीं दिया और सेल परचेज की इन्फॉर्मेशन नहीं दिए तो शायद क्वेश्चन डायरेक्ट से नहीं हो पाएगा, फिर इनडायरेक्ट से होगा। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है और क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन क्या है। तो हमें पहले पढ़ना है, हाँ पर आपकी मेथड डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो डिपेंड करता है, डायरेक्ट से अलग है और इनडायरेक्ट से मेथड अलग ही है। लेकिन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग चाहे डायरेक्ट से करो चाहे इनडायरेक्ट से, मेथड सेम है। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, पहले ऑपरेटिंग इनफ्लो बाय डायरेक्ट मेथड। देखिए बेटा सबसे आसान है ये, इजी टू अंडरस्टैंड है, इवन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो साइंस का है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो भी ये कैश फ्लो पढ़कर समझ सकता है। लेकिन यदि इनडायरेक्ट मेथड है वही समझ सकता है जिसने सीए किया है, भले वो फेल है या पास है पर समझ जाएगा उसने कैश फ्लो पढ़ा है तो। लेकिन एक डॉक्टर इंजीनियर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए उसको समझना मुश्किल है इनडायरेक्ट मेथड पर। पता नहीं क्यों AS3 प्रीफर करता है इनडायरेक्ट मेथड पर। जो भी हो, हमें तो एग्जाम में देखनी है हमें कौन सी मेथड से करना है, क्या इंस्ट्रक्शन है क्वेश्चन के। सबसे पहले देखिए चीजें, इसमें क्या होता है, रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से बोला, रिसीव फ्रॉम डेटर नहीं बोला है। कैश शेल बी
कस्टमर से मिला हुआ अमाउंट है। रिसीट फ्रॉम डेटर, रिसीट फ्रॉम बीआर, बीआर भी किसको इशू करते हैं, बीआर डेटर से तो मिलते हैं, उसी से पैसा मिलता है। डेटर का ही कन्वर्टेड फॉर्म बीआर होता है, तो बीआर से मिला मतलब एक तरह से डेटर का कन्वर्टेड फॉर्म यानी गुड्स के लिए मिला। तो रिसीट फ्रॉम कैश सेल, रिसीट फ्रॉम डेटर, रिसीट फ्रॉम बीआर, इसको मिलाकर बोलते हैं रिसीट फ्रॉम कस्टमर, ये इनफ्लो है। फिर पेमेंट टू सप्लायर, इसमें कैश परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल, ये सब इसी में आता है। और पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस यहाँ आ जाता है। इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं, बस ये तीन चीज निकाल ली तो क्वेश्चन हो गया डायरेक्ट मेथड से, बस खत्म। जो सिंगल एंट्री के फंडे से ये तीनों चीजें निकल जाती है। और इससे आ जाता है कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स। और यही इनडायरेक्ट मेथड निकालने के लिए हमें बहुत सारे, यही कैश तक पहुंचने के लिए यहां तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड अलग अलग है। हाँ, इसके बाद दोनों में सेम है। जैसे इनकम टैक्स पेड चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट, दोनों में आता है। तो देखिए क्या बोला, तीनों एक्टिविटी से मिलाकर कैश आएगी, तो ये आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स। इसमें क्या आ जाता है, इनकम टैक्स पेड, जो इनकम टैक्स पे हुआ है, प्रोवाइडेड नहीं पेड, वो आ जाएगा पेड। फिर ये आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर आफ्टर टैक्स बट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। उसके बाद जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से इनफ्लो है तो जोड़ दो, आउटफ्लो है तो घटा दो, तो वो आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम फिर इसके बाद में आ जाएंगे। फिर आ गया नेट कैश, जनरली इसमें कैश आती है, इसमें हम लिखते हैं नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसको हम लिख देंगे आउटर कॉलम में। ये थी डायरेक्ट मेथड। अब हम पढ़ेंगे, बेटा रिवीजन है, रिवीजन में मेरी स्पीड बहुत होना जरूरी है, नहीं तो स्टूडेंट के लिए लेंदी हो जाता है कि सर हम कम टाइम में रिवाइज करना चाहते हैं। अब आता है इसी कैश फ्रॉम ऑपरेशन को निकालने की इनडायरेक्ट मेथड, जो कि डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ डिफरेंट जरूर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने शायद 12 में पढ़ी है, पर मैं तो ये मान के चलता हूँ नहीं पढ़ी है, मैंने उस हिसाब से बताया था आपको कि नहीं पढ़ी है। इसमें क्या होता है, नेट प्रॉफिट से शुरुआत लेकर कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकाला जाता है, नेट प्रॉफिट को इनफ्लो मानते हुए। मतलब यहां पर मैं तो ये कहूंगा, मैंने आपको समझाया भी था कि इट इज लाइक ए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कि आप गलत इनफ्लो मानकर उसको सही करने के लिए जोड़ तोड़ लगाते हो। ऊपर जो डायरेक्ट मेथड थी उसमें सब कुछ सही लिया, कितना आया डेटर से, कितना गया सप्लायर को, कितना गया एक्सपेंसेस, ये आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स। और यही तीन चीज से जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स निकल जाता था, इसी तीन चीज के इनफ्लो को निकालने के लिए हमें यहाँ पर बेवजह बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कैसे, बेटा देखिए क्या होता है, जैसे कि ये नेट प्रॉफिट है और यहां प्रॉफिट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स है, नेट प्रॉफिट है, यहां डेप्रिसिएशन है। बेटा हम इस चैप्टर में नेट प्रॉफिट में ये टैक्स जोड़कर इसको ले लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट में जो प्रोविजन, ये टैक्स प्रोवाइडेड, ये जो है ना टैक्स पेड नहीं, ये है टैक्स प्रोवाइडेड या टैक्स एस्टिमेटेड फॉर द ईयर। क्या, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर या टैक्स एस्टिमेटेड फॉर द ईयर। टैक्स जो इस साल के लिए एस्टिमेट किया गया, टैक्स जो इस साल प्रोवाइड किया गया, टैक्स जो पीएल में डेबिट किया गया, जो प्रॉफिट में घटा है, ये है टैक्स फॉर द ईयर। उसको जोड़ दो तो नेट प्रॉफिट आता है बिफोर टैक्स। क्योंकि इसको हम अलग से आउटफ्लो दिखाते हैं, टैक्स के पेमेंट को हम अलग से आउटफ्लो दिखाते हैं, इसलिए हम नेट प्रॉफिट लिया बिफोर टैक्स। अब बेटा इसमें डेप्रिसिएशन हम इसको इनफ्लो मान लेते हैं, इस चैप्टर में हमारी इनडायरेक्ट मेथड में हम इस नेट प्रॉफिट को इनफ्लो मान लेते हैं। इसको इनफ्लो माना तो बेटा यहाँ सेल आई हुई है, यहाँ ये सब कुछ आया हुआ है, तो यदि हमने इसको इनफ्लो माना है, नेट प्रॉफिट को इनफ्लो मानना पड़ता है इनडायरेक्ट मेथड में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरुआत होती है, इसको इनफ्लो माना जाता है। अब इसको इनफ्लो मान लिया, इसमें जो हमारा गलतियां हुई हमसे ये मानने में, उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर दो बड़े बड़े एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। बेटा यहाँ पर जैसे कि डेप्रिसिएशन, इस नेट प्रॉफिट निकालने में डेप्रिसिएशन घटा हुआ है, जिसकी वजह से कोई कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, पर हमने तो यदि हमने इसको इनफ्लो माना हुआ है, इसको इनफ्लो माना हुआ है कैश फ्लो की इनडायरेक्ट मेथड में, इसको इनफ्लो मानते हैं, तो हमने इसको क्या मान लिया है, आउटफ्लो मान लिया, जबकि ये आउटफ्लो नहीं है, इसलिए इसको वापस जोड़ना पड़ेगा। तो हमें इस नेट प्रॉफिट में नॉन कैश आइटम जोड़ने पड़ते हैं यदि घटे हुए हैं तो, नॉन कैश आइटम जोड़ने होते हैं यदि घटे हुए हैं तो, और नॉन कैश इनकम घटानी पड़ती है, जैसे अमोर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट यदि जुड़ी हुई है तो उसको घटाना पड़ेगा। अमोर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट हमारी नॉन कैश इनकम है, जो इस साल नहीं हुई, पहले हो चुकी है, इनकम में अब ले रहे हैं, पर मिल तो पहले 2-4 साल पहले मिल चुकी है, उसको अमोर्टाइज अब कर रहे हैं, तो वो नॉन कैश इनकम है, उसको घटा दो। यहाँ जैसे अमोर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट, अमोर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट ये है 2 लाख, ये इनकम में लिया गया तो वो इसमें भी शामिल है, जबकि वो इस साल प्राप्त नहीं हुई तो उसको घटाओ। और डेप्रिसिएशन हमने घटा रखा है पर इस साल आउट नहीं हुआ, उसको जोड़ो। तो ये सब हमें करने पड़ते हैं। तो बेटा और क्या, उसके अलावा दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूं, और मैं बताना चाहता हूं बेटा, यदि सेल है, यहाँ पर परचेजेस है,
सैलरी है, डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स है, और यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स है, नेट प्रॉफिट है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये नेट प्रॉफिट है। बेटा इनडायरेक्ट मेथड की जो खासियत है, स्पेशलिटी है, वो ये है कि उसमें नेट प्रॉफिट प्लस टैक्स, इसको जोड़कर आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको इनफ्लो मान लिया जाता है, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनफ्लो दिखा दिया जाता है। तो आप भी आंख बंद कर कर नेट प्रॉफिट प्लस टैक्स जोड़कर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लो और इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो मान लो इनिशियली। अब जो आपने एक भयंकर वाली गलती की है इसको इनफ्लो मानने की, उसको करेक्ट करने के लिए जुट जाओ। जैसे कि डेप्रिसिएशन घटा हुआ है, नॉन कैश आइटम, उसको जोड़ दो। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, इससे कैश बाहर नहीं गई, इसको जोड़ दो। हाँ, और फिर ये जोड़ दिया आपने एज ए नॉन कैश आइटम, ये तो आपने जोड़ दिया एज ए नॉन कैश आइटम, जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी घटा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी प्रॉफिट में घटा हुआ है, तो ये भी आउटफ्लो है, और ये तो आउटफ्लो है, ये तो आउटफ्लो है, पर इस आउटफ्लो को हम यहां नहीं फाइनेंसिंग में आउटफ्लो दिखाने वाले हैं, और अभी तो हम ऑपरेटिंग का इनफ्लो निकाल रहे हैं। हमने इसको इनफ्लो माना है ऑपरेटिंग का, तो उसमें तो ये आउटफ्लो भी आ गया ना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये तो फाइनेंसिंग आउटफ्लो है, ये ऑपरेटिंग में आ गया, तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा। ये है आइटम टू बी टेकन इन अदर एक्टिविटी, इसको जोड़ना, ऐसे आइटम को जोड़ना पड़ेगा और उसको लिखना पड़ेगा आइटम टू बी टेकन इन अदर एक्टिविटी। इसको कहीं और इनफ्लो दिखाना है, इसलिए यहां जोड़ दो। और ये इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, ये जुड़ा हुआ है, इसको हम इन्वेस्टिंग के इन्फ्लो में लेने वाले हैं, जबकि वो इसमें जुड़ गया। मान लो ये है 40,000, 40,000, तो ये 40,000 तो इसमें भी तो जुड़ गया 40, इसको तो 40 को हमने ऑपरेटिंग आउटफ्लो मान लिया, जबकि वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है, तो यहां से लेस करना पड़ेगा, तब जाके उसको इन्वेस्टिंग का इन्फ्लो दिखा पाएंगे। तो इन्वेस्टिंग इन्फ्लो में दिखाने के लिए यहां से तो लेस करना पड़ेगा ना, तो ये होगा आइटम टू बी टेकन इन अदर एक्टिविटी। तो मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में, इन शॉर्ट बताया है कि हम क्या एडजस्टमेंट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेकर के, उसमें क्या एडजस्टमेंट करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने इन शॉर्ट तो बताया है, इससे ज्यादा बताना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए इनडायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पहले लेते हैं इनफ्लो, इसको यहां ले लेते हैं इनफ्लो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को यहां इनफ्लो लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट लिया इस साल का, उसमें इस साल जो टैक्स घटा हुआ था, प्रोविजन, टैक्स एस्टिमेटेड, टैक्स प्रोवाइडेड, वो जोड़ दो, जो पीएल में डेबिट था वो जोड़ दो, तो ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम यदि डेप्रिसिएशन है तो इसको एड वाले आइटम में ले लो, एड डेप्रिसिएशन, इसको जोड़ दो, मतलब मैंने एड और जोड़ दोनों लिखने की जरूरत नहीं। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स वो यदि घटा है तो जोड़ दो। फिर इसके अलावा सन्ड्री राइट ऑफ्स, सन्ड्री राइट ऑफ्स, गुडविल राइट ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ, मिसलेनियस एक्सपेंस राइट ऑफ, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस राइट ऑफ, पेटेंट राइट ऑफ, किसी भी तरह का राइट ऑफ है वो ऐड कर दो, क्योंकि उससे कैश बाहर नहीं गई। ये सब नॉन कैश आइटम है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर राइट ऑफ, सब ये जो राइट ऑफ है वो आप जोड़ दो, क्योंकि इससे कैश बाहर नहीं गई। और उसके बाद लेस कर दो अमोर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट, जो इनकम में ली तो गई पर ये इस साल का इन्फ्लो नहीं, वो तो पहले कभी इन्फ्लो हो चुकी है, उसको सिर्फ इनकम के रूप में अमोर्टाइज किया गया, इस साल वो इनकम नहीं में जुड़ी है, पर वो इन्फ्लो इस साल का नहीं, उसको लेस कर दो। तो ये हमने किया एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम। अब जैसे बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना, 10,000 की असेट, फिक्स्ड असेट बेची गई 12,000 में, 2,000 का प्रॉफिट हुआ। ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। 10,000 की असेट को 2,000 के प्रॉफिट के साथ 12,000 पे बेचा गया, और 12,000 पे बेचा गया है तो 12 का कैश इनफ्लो तो हुआ है, पर वो कैश इनफ्लो आने वाला है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, क्योंकि ये फिक्स्ड असेट का है।
या कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेचे, 10,000 के इन्वेस्टमेंट 2 के प्रॉफिट पर 12 पे बेचे, तो फिक्स्ड एसेट बेची हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 2000 का प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट भी इसमें यदि जुड़ा है तो, मेरी बात सुना, जुड़ा है तो यदि उन्होंने उस प्रॉफिट को फिक्स्ड एसेट के सेल के प्रॉफिट को या इन्वेस्टमेंट सेल के प्रॉफिट को कैपिटल में डाल दिया तो इस प्रॉफिट में जुड़ा हुआ नहीं है तो फिर लेस नहीं होगा। यदि प्रॉफिट में जुड़ा है तभी लेस होगा, ये बात का ध्यान रखना, मैं बहुत स्ट्रेस देकर बोल रहा हूं। वो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट यदि प्रॉफिट में जुड़ा है तो ही लेस होगा। यदि उन्होंने उस प्रॉफिट को फिक्स्ड एसेट की सेल के प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट के सेल के प्रॉफिट को यदि कैपिटल में डाल दिया, कहीं और डाल दिया, तो फिर वो इस प्रॉफिट में जुड़ा हुआ नहीं है तो फिर यहां से लेस भी नहीं होगा। यदि जुड़ा है तो यहां लेस होगा। पर बेटा वो लेस क्यों हो रहा है? क्योंकि हम वो 2000 का प्रॉफिट जो मैंने एग्जांपल में लिया है, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 2000, वो हमारा इनफ्लो तो है, पर वो आइटम टू बी टेकन इन अदर एक्टिविटी, उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो दिखाने वाले 12,000, जो 12,000 सेल प्रोसीड दिखाएंगे उस सेल प्रोसीड में प्रॉफिट भी 2000 का आ जाएगा, तो हमें यहां से वो प्रॉफिट हटाना पड़ेगा क्योंकि उसको इन्वेस्टिंग में लेने वाले हैं। तो यहां पर एडजस्टमेंट फॉर आइटम टू बी टेकन, items to be taken in other activity, ये वो आइटम जो कैश आइटम तो है, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, वो चाहे फिक्स्ड असेट्स हो चाहे लॉन्ग टर्म असेट, इफ इंक्लूडेड इन नेट प्रॉफिट, इंक्लूड है तो ही लेस करने का, नहीं तो नहीं करने का। और इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बेटा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से शेयर्स में है तो डिविडेंड मिला होगा, डिवेंचर में है इन्वेस्टमेंट तो इंटरेस्ट मिला होगा, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट मिला होगा, जो भी इनकम मिली वो प्रॉफिट में जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई होगी सही ना बेटा, ये तो प्रॉफिट में जुड़ती है, उसको यहां से लेस करो क्योंकि उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेने वाले हैं। वो हो गया। फिर बेटा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर और प्रेफरेंशियल कैपिटल, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिवेंचर रिडीम किए प्रीमियम पर, 100 के डिवेंचर को 110 पे किया, प्रेफरेंशियल 100 के है उसको 105 पे किया, प्रीमियम पे रिडीम किया, ये कंपनी का लॉस है। यदि ये लॉस पीएनएल में घटा हुआ है, पीएल में घटा हुआ है तो, सिर्फ तो, इफ इट वाज डेबिटेड इन पीएनएल, इफ इट वाज डेबिटेड इन करंट ईयर पीएनएल, यदि वो करंट ईयर के पीएल में डेबिट है ये प्रीमियम का लॉस, ये लॉस है कैपिटल, हो सकता है लॉस पीएल में डेबिट ही नहीं हो सकता है लॉस ये प्रीमियम की जगह पीएल की जगह कहीं और से, किसी कैपिटल से, किसी कैपिटल प्रॉफिट से कहीं से सेट ऑफ हो गया हो, तो फिर वो पीएल में डेबिट नहीं हुआ तो फिर जुड़ेगा भी नहीं। पीएल में तभी जुड़ेगा इफ इट वाज डेबिटेड इन पीएनएल। यदि ये पीएल में डेबिट थे तो जोड़ेंगे, ध्यान रखना, इसमें बच्चे गलती करते हैं, कच्चा खाते हैं, कई बार जोड़ बस रट लेते, जोड़ना है मतलब जोड़ना है, पर कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, इस तरह की प्रीमियम को उन्होंने पुरानी सिक्योरिटी प्रीमियम से सेटअप कर दिया था या किसी कैपिटल से, कैपिटल प्रॉफिट से सेटअप कर दिया, कैपिटल सेटअप कर दिया, मतलब पीएल में आई नहीं, तो फिर कैसे जोड़ दोगे आप? तो हमें ये प्रीमियम क्यों जोड़ना है? पहली बात तो ये कैश आइटम तो है, प्रीमियम कैश में तो वही है, पर वो फाइनेंसिंग का आउटफ्लो है, तो फाइनेंसिंग में दिखाएंगे ना आउटफ्लो, अभी तो ऑपरेटिंग निकाल रहे हैं तो यहाँ जोड़ना पड़ेगा। तो ये है इस तरह से, ये हमें, तो यहाँ ये मैंने एग्जाम्पल के बताया बेटा, कुछ चीज़ छूट भी सकती है, बाकी मैंने आपको सब लिखवा तो पूरा रखा है। हमें एक आइडिया लेना है ताकि आप क्वेश्चन ये चैप्टर स्टार्ट कर पाए। ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बेटा अभी भी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं आया, अभी भी हमारे इसमें बेटा हमने दो गलती ठीक कर दी। क्या गलती ठीक दी? नॉन कैश आइटम घटे हुए थे जबकि वो आउटफ्लो नहीं था, जोड़ दिए। नॉन कैश इनकम जो इनफ्लो नहीं थी वो जुड़ी हुई थी, जो घटा दिया। फिर दूसरा, जो आइटम दूसरी एक्टिविटी में इनफ्लो आउटफ्लो आने वाले थे वो यहाँ थे, उसको हमने हटा दिया, पर अभी भी पूरा सही नहीं हुआ। जैसे कि अब मुझे जो बताना है वो समझो, जैसे कि बेटा इन शॉर्ट ही बता पाऊंगा मैं। जैसे ये हमारा कैश अकाउंट है, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, सेल है 7 लाख की, सेल है 7 लाख, मैं कैसे लिखूं, इतना जगह नहीं मेरे पास। सेल्स, मान लो ये क्रेडिट सेल है, मान लो कि सेल है 7 लाख, और बेटा ये मैं बताऊँ, ऐसा करता हूँ, ये बैलेंस शीट ले लेता हूँ। बैलेंस शीट में डेटर्स हैं ₹2 लाख। बेटा मैं शॉर्ट में बताऊंगा, इससे आपका फंडा क्लियर हो जाना चाहिए, मैं बहुत डिटेल में जा नहीं पाऊंगा। अब बेटा एक्चुअल में ये हमारा कंपनी का फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर ऑफ कंपनी, ये कंपनी का पहला साल है।
7 लाख की सेल हुई क्रेडिट, उसमें से 2 लाख अभी मिलना बाकी है, डेटर्स खड़े हैं, तो मतलब मिला कितना होगा बेटा, ₹5 लाख। तो हमें यदि डायरेक्ट मेथड होती ऑफ कैश फ्लो तो हम क्या लिखाते, रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, ₹5 लाख दिखाते हैं ना, रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर दिखाते 5 लाख, कस्टमर से कितना मिला वो निकालेंगे 5 लाख। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में चूंकि नेट प्रॉफिट को इनफ्लो माना जाता है, इनडायरेक्ट मेथड में नेट प्रॉफिट को इनफ्लो मानते हैं बेटा, तो बेटा आपका नेट प्रॉफिट तो यहां पर मैं सिर्फ यही 2 आइटम लेके चल रहा हूं बस बाकी सब चीजें और भी होती है, COGS, सैलरी, एक्सपेंसेस, ये वो फलाना ढिंका, पर मैंने अभी सारे पॉइंट लेते हैं। तो बेटा हमने सेल 7 लाख ली है, मतलब हमारे नेट प्रॉफिट में 7 लाख का इनफ्लो आ गया है, हमने नेट प्रॉफिट को इनफ्लो माना है, इनडायरेक्ट मेथड में नेट प्रॉफिट को इनफ्लो मानते हैं, तो नेट प्रॉफिट हमने सेल को इनफ्लो मान लिया, पूरी पूरी सेल को इनफ्लो मान लिया, जबकि उसमें से 2 लाख तो मिलने से रह गया ना, तो 2 लाख को हमने गलत इनफ्लो मान लिया, तो उसको अब आउटफ्लो मानना पड़ेगा, उसको लिखते हैं इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन डेटर्स ₹2 लाख, इसको आउटफ्लो मान लो, डेटर के इंक्रीज को आउटफ्लो मान लो। क्यों माना आउटफ्लो बेटा, क्योंकि हमने 7 लाख को नेट प्रॉफिट को इनफ्लो मान लिया, नेट प्रॉफिट को इनफ्लो मान लिया मतलब पूरी पूरी सेल को इनफ्लो मान लिया, पर सेल में से इतना तो मिलना रह गया, तो हमने जो गलती की पूरी सेल को इनफ्लो मानने की, जबकि उसमें से डेटर 2 लाख मिलने से रह गए, तो 2 लाख को आउटफ्लो मान लो, इसलिए इंक्रीज इन डेटर को आउटफ्लो मानते हैं। इससे बता सकता हूं, बाकी बेटा मेरे लिए समझाना पॉसिबल नहीं रिवीजन में, मैं आपको बीसी मेन क्लास में सब कुछ एक एक आइटम बता चुका हूं, एक्सपेंसेस को लेकर के, सेल को लेकर के, परचेस को लेकर के, लेकिन यहां पर मैंने बस इन शॉर्ट बताना है। अब मैं आपको ये टिपिकल वे से हटाकर इन शॉर्ट बेटा, यहां पर एक चीज, यदि आपका, अब ये तो एक फंडामेंटल पॉइंट है जो मैंने समझा दिया इन शॉर्ट, लेकिन एग्जाम में यदि आपको ये याद नहीं रहता तो एक दूसरा तरीका बेटा, डेटर का कम होना यानी कैश आना मतलब इनफ्लो, डेटर से डेटर रिड्यूस होना मतलब मिलना, कैश मिली, डेटर रिड्यूस मतलब कैश मिली होगी ना बेटा, तो डेटर का डेटर में रिडक्शन, डिक्रीज इन डेटर मतलब इनफ्लो, और इंक्रीज इन डेटर मतलब कैश मिलने से रह गई आउटफ्लो। अभी हमने 2 लाख को आउटफ्लो माना था, इंक्रीज इन डेटर को आउटफ्लो माना था, तो यहां पर भी इंक्रीज इन डेटर को आउटफ्लो मानेंगे। स्टॉक बढ़ा मतलब खरीदा होगा, मैं रफली बता रहा हूँ, ये बहुत लॉजिकल नहीं है पर मुझे बताना पड़ रहा है मजबूरी में, स्टॉक बढ़ा मतलब खरीदा होगा आउटफ्लो, स्टॉक घटा मतलब बेचा होगा इनफ्लो। तो देखो बेटा, इंक्रीज इन करंट असेट, इंक्रीज इन ऑपरेटिंग करंट असेट, ऑपरेटिंग करंट असेट नॉट करंट असेट, मैंने लिखा है ऑपरेटिंग करंट असेट, ध्यान रखना, नॉट ऑल करंट असेट नहीं बेटा, करंट असेट में ऑपरेटिंग करंट असेट भी होती है और नॉन ऑपरेटिंग करंट असेट भी होती है, यहां पर सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑपरेटिंग करंट असेट्स इन लाइबिलिटी लेते हैं। स्टॉक, ऑपरेटिंग, स्टॉक बढ़ा तो देखो क्या करो बेटा, इंक्रीज इन असेट इसको क्या मान लो आउटफ्लो, और डिक्रीज इन असेट मतलब इनफ्लो। अब लाइबिलिटी बेटा, अब यहां पर आगे देखेंगे किसमें क्या क्या होता है, लेकिन हाँ समझ में आ गया होगा, लाइबिलिटी घटना, क्रेडिटर घट गए मतलब कैश गई होगी, और क्रेडिटर बढ़ गए मतलब पेमेंट हमने नहीं किया, तो डिक्रीज इन क्रेडिटर मतलब आउटफ्लो, डिक्रीज इन लाइबिलिटी मतलब आउटफ्लो, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी मतलब हमने पेमेंट अटका दिया नहीं दिया उसको क्या मानो इनफ्लो। इंक्रीज इन लाइबिलिटी मतलब इनफ्लो और डिक्रीज इन लाइबिलिटी मतलब आउटफ्लो, क्योंकि लाइबिलिटी का कम होना मतलब पेमेंट करना, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी मतलब आउटफ्लो। तो बेटा इस तरह से यहां पर इनफ्लो आउटफ्लो को माना जाता है, तब जाके आता है कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स, कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स यहां अब आता है। 3 बड़े बड़े एडजस्टमेंट किए, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 3 बड़े बड़े एडजस्टमेंट किए, तब जाके हम यहां पहुंचे कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स तक, जबकि डायरेक्ट मेथड में 3 छोटी छोटी सी वर्किंग करते थे, रिसीव फ्रॉम कस्टमर, पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, ये 3 वर्किंग करी, यहां तक पहुंच जाते थे 3 एक्टिविटी से। यहां तो नेट प्रॉफिट लेकर 3 बड़े बड़े एडजस्टमेंट, और हर एडजस्टमेंट में ढेर सारे आइटम, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम, एडजस्टमेंट फॉर आइटम टू बी टेकन इन दैट एक्टिविटी, और ये इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ ऑपरेटिंग करंट असेट्स इन लायबिलिटी। तो बेटा ये सब करना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स। अब यहां पर मैंने बताया है वो मैं आपको और बताने वाला हूं, ऑपरेटिंग करंट असेट में क्या क्या होता है। कहीं लिखा भी हुआ मैंने शायद आगे, ऑपरेटिंग करंट असेट्स स्टॉक प्लस डेटर मैंने कहीं लिखा भी है, प्लस BR प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस लोन टू स्टाफ
और एडवांसेस टू सप्लायर। ये सब क्या है? बिजनेस रिलेटेड करंट असेट्स, ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटी, ट्रेड क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल प्लस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग रिलेटेड टू बिजनेस, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटी। ठीक है बेटा। अब यहां पर बेटा डायरेक्ट मेथड में 3 वर्किंग बनती है। रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर पहली वर्किंग बनती है। इसमें क्या क्या आता है? कैश सेल से मिला, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर और रिसीव्ड फ्रॉम बीआर। तो बेटा इसके लिए मैं आपको जो जनरली जो वर्किंग नोट बनता है वो बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे डेटर भी है, मैं आपको इन शॉर्ट और एक ही एग्जांपल बताना चाहता हूँ ताकि हमारे पास टाइम कम से कम टाइम में रिवीजन कर पाए। बेटा आपको ये तीनों चीजें एक साथ, वहां कभी भी तीनों चीजें अलग नहीं दिखाते। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तीनों चीजें इकट्ठी जोड़ के दिखाई जाती है। रिसीव्ड फ्रॉम कैश सेल, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, रिसीव्ड फ्रॉम बीआर, जनरली वो तीनों इकट्ठा आता है। क्वेश्चन इन शॉर्ट ही आते हैं। ठीक है, आपको 2 बैलेंस शीट दी है, ओपनिंग क्लोजिंग 19 और 20 की। मैं 19 में आगे में 19 31 मार्च 19, 31 मार्च 20। यदि मैं आगे एग्जाम्पल में 19-20 लिखूं मतलब वो मार्च 19 मार्च 20 है, ध्यान रखना बेटा। डेटर है, बीआर है और ट्रेडिंग अकाउंट में सेल दी है 240 की और सेल रिटर्न दी है 10,000। तो बेटा बस ये दिए, तो क्या करो आप डायरेक्ट मेथड में रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर निकालने के लिए, रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर के लिए कस्टमर अकाउंट बनाओ। ये बेटा ओपनिंग डेटर 20 प्लस बीआर 12, तो ओपनिंग डेटर प्लस बीआर करके 32 लिख दो। अब इसमें बेटा आपको डेटर से जो मिला वो भी इसमें आ जाएगा और बीआर से मिला वो भी आ जाएगा, क्योंकि डेटर और बीआर क्या है? डेटर का ही तो कन्वर्टेड फॉर्म है। तो आप कभी अलग अकाउंट इसमें जनरली नहीं बनता। आप अलग अलग बनाओगे तो डेटर से रिसीव्ड अलग निकलेगा, बीआर से रिसीव्ड अलग से निकलेगा। तो आप वो सिंगल एंट्री में जो अकाउंट बनाते थे, डेटर अकाउंट बीआर अकाउंट बना लो, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर निकाल लो, रिसीव्ड फ्रॉम बीआर निकालो, दोनों को जोड़ दो और जनरली लेकिन इकट्ठा बनता है। ये मैंने डेटर बनाया, कस्टमर अकाउंट बनाया, ये मैंने डेटर अकाउंट नहीं बोला। कस्टमर इसमें क्या क्या आ गया? डेटर्स प्लस बीआर, इवन इसमें कैश सेल भी आ गई। मैं बताता हूं आपको, कैश सेल भी इसी में आ जाती बेटा। देखो मैंने डेटर प्लस बीआर लिए ओपनिंग में 32 और मैंने यहाँ सेल लिख दी बेटा, सेल टोटल। इसमें क्या आ गई? सेल लेस रिटर्न लिख दी, सेल्स लेस रिटर्न, ताकि मुझे सेल रिटर्न को अलग से नहीं लिखना पड़े। सेल्स लेस रिटर्न 230 की नेट सेल बेटा। इसमें कैश सेल भी शामिल है ना, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल भी शामिल है। ध्यान रखना बेटा, क्योंकि वहां पर कई मैक्सिमम क्वेश्चन में कैश सेल अलग से नहीं देते। दी हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी दिखा दो, वो भी इन्फ्लो है, पर जनरली कैश सेल क्रेडिट सेल इकट्ठी दी थी। ये आ गया बेटा। और यहाँ दिखा दिया मैंने क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग बीआर 40,000। ये क्लोजिंग डेटर और बीआर 40,000 है, मैंने यहाँ दिखा दिया। तो बेटा ये जो आया ना, इसमें क्या क्या आ गया बेटा? इसमें कैश सेल भी आ गई बेटा। जब कैश सेल डेबिट में है तो इसमें भी रिसीव्ड में आ जाएगी ना, प्लस रिसीव्ड फ्रॉम डेटर प्लस रिसीव्ड फ्रॉम बीआर। बेटा ये तीनों चीजें इसमें आ जाएगी। दिमाग लगाना, मेरी बात को अच्छे से सोचना, क्योंकि डेबिट में हाँ, यदि यहां पर जनरली हम डेटर अकाउंट में क्रेडिट से लिखते हैं तो फिर यहां आता है रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। जब यहां क्रेडिट से लिखोगे ओनली क्रेडिट सेल तो यहां आएगा रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। लेकिन आपने चूंकि यहां कैश सेल भी डेबिट कर दी है, कैश सेल भी डेबिट कर दी है, क्योंकि आपको ब्रेकअप दिया हुआ होगा ही नहीं कहीं क्वेश्चन में कैश सेल का, तो इसमें कैश सेल भी शामिल है, क्रेडिट सेल भी शामिल है। तो ये जो अमाउंट आया है कस्टमर से, ये कस्टमर से मिला हुआ अमाउंट है। इसमें कैश सेल भी कस्टमर से मिली, डेटर से मिला वो भी कस्टमर से मिला, बीआर से मिला वो भी कस्टमर से मिला। आप चाहो तो एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो अपने अलग से भी, पर अमाउंट यही आएगा। आप चाहो तो इसको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इसमें से कैश सेल अपने मन से अलग अलग करके आप चाहो तो अलग अलग कर लेना, तो भी आंसर ये आने वाला है। जो आने वाला है रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर ये होगा। आप डेटा और बीआर अकाउंट अलग अलग भी बना सकते हो यदि बनाना चाहो तो। ऐसे ही सप्लायर का क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल ओपनिंग, यहां आ जाएगी परचेज, इसमें कैश परचेज भी आ गई और क्रेडिट भी आ गई। तो यहां और यहां क्लोजिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग बिल्स पेबल, तो यह आएगा ये बिल्स अमाउंट पेड टू सप्लायर आएगा। इसमें कैश परचेज भी आ गई, पेड टू सप्लायर फॉर गुड्स भी आ गया, इंक्लूडिंग बिल्स पेबल। अब बेटा यहां पर आपको कई बार परचेज दी हुई नहीं होती, ट्रेडिंग अकाउंट में सीओजीएस दिया होता है, तो सीओजीएस से आपको परचेज निकालनी पड़ेगी। तो सिंपल बेटा आपको सीओजीएस दी हुई है, एक काम करो परचेज निकालने के लिए क्या करो, एक वर्किंग नोट बनाओ स्टॉक अकाउंट, या तो स्टॉक अकाउंट बना लो या वर्किंग नोट बना लो। ओपनिंग स्टॉक था 70,000 और ये ओपनिंग स्टॉक, यहां आती है परचेज जो अननोन है, ये हमारा बैलेंस की फिगर आने वाला है। सीओजीएस 850 का माल बिक गया, उससे स्टॉक कम हो गया और अभी क्लोजिंग स्टॉक 50 बचा हुआ है।
850 बेचने के बाद भी 50 बचा हुआ है, मतलब गुड्स हमारे पास 9 लाख का था, 850 बेचने के बाद 50 बचा है, मतलब कुल गुड्स था 9 लाख, 9 में से 70 ओपनिंग था, तो 830 अपने करंट ईयर में परचेस किया होगा। तो हम स्टॉक अकाउंट बनाकर परचेज निकाल ले सकते हैं। ये बेटा रिवीजन चल रहा है, न कि एक्सप्लेनेशन। फिर आता है पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस देखिए बेटा, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस भी निकालना पड़ता है। जब हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस निकालना पड़ता है। वो देखिए बेटा कैसे। एक्सपेंसेस मैंने एक ही एग्जाम्पल में सब कुछ कवर कर लिया है। प्रीपेड भी दिए हैं और आउटस्टैंडिंग दिए। आउटस्टैंडिंग मतलब जो देना रह गए, और प्रीपेड जो मतलब अगले साल के लिए दे दिए। जो देना रह गए आउटस्टैंडिंग वो हमारा आउटफ्लो है ही नहीं इस साल का, वो अगले साल का आउटफ्लो है। और प्रीपेड दे दिए, प्रीपेड मतलब जो अगले साल के पर दे तो दिए ना बेटा, तो आउटफ्लो तो है ना, कैश अकाउंट में तो आएगा ना। तो चूंकि ये कैश अकाउंट का स्टेट समरी है तो यहाँ पर पेमेंट पर ध्यान दिया जाता है। तो देखिए बेटा, और जब पीएल में जो आते हैं एक्सपेंसेस, वो आते हैं एक्सपेंसेस फॉर द ईयर। ये एक्सपेंसेस फॉर द ईयर ये होते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपेंसेस इनकर्ड। ये है एक्सपेंसेस इनकर्ड यानी एक्सपेंसेस फॉर द ईयर। ये एक्सपेंसेस है ऑन अक्रूवल बेसिस। कंपनी के पीएल में जो एक्सपेंस आते हैं वो एक्सपेंस वो होते हैं जो अक्रूवल बेसिस पर हैं, मर्केंटाइल बेसिस पर हैं। वो एक्सपेंस जो इनकर्ड हैं वो एक्सपेंस जो फॉर द ईयर हैं, चाहे वो पे नहीं हुए हो तो भी आएंगे, आउटस्टैंडिंग तो भी आएंगे, और प्रीपेड नहीं आएंगे क्योंकि अगले साल के वो इसमें नहीं आते। तो अब हमें इस एक्सपेंसेस इनकर्ड से एक्सपेंसेस पेड निकालना है। वो एक्सपेंस जो कैश बुक में आते हैं वो पेड होते हैं, वो कैसे निकाला जाए देखो बेटा। तो मैंने एग्जांपल लिया, यही आपके सामने। अब इसमें क्वेश्चन में एक और पॉइंट लिखा है, दिस एक्सपेंस इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑफ ₹20 एंड पेटेंट अमोर्टाइजेशन ऑफ ₹10,000 भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो बेटा मैंने एक्सपेंसेस लिए 180 जो पीएनएल में है, इसमें से ये लेस नॉन कैश एक्सपेंसेस वो घटा दिए। 30,000 के एक्सपेंसेस तो बेटा कैश में है ही नहीं, तो ये है कैश एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 150। ये भी एक्सपेंस अभी बेटा वो अक्रूवल बेसिस पर है, इसको कैश बेस पे लाना बचा है। अब देखो बेटा मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी मैं आपका एक तरीका और बताऊंगा, पर अभी इसको समझ लो दिमाग लगाकर। बेटा इसमें ये 150 है एक्सपेंसेस फॉर द ईयर। फॉर द ईयर पर आपका दिमाग लगना चाहिए, ये फॉर द ईयर है, ये पिछले साल की भी नहीं है, अगले साल की भी नहीं है, फॉर द ईयर, फॉर द ईयर, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें क्या खास है। नंबर 1 बेटा पिछले साल की आउटस्टैंडिंग 11,000 है, वो इस साल पे हुए होंगे पर इसमें शामिल नहीं क्योंकि जो फॉर द ईयर है, तो इसमें 11 जोड़ो, ये है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जोड़ो क्योंकि ये इस साल पे हुए होंगे और हमें एक्सपेंसेस पेड निकालना है, और 11 इसमें जुड़े हुए नहीं है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के लिए है, और ऊपर 150 फॉर द ईयर है तो 11 जोड़ दिए। और बेटा इसमें से क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस करो। बेटा 17,000 इसमें जुड़े हुए तो हैं, 150 में एक्सपेंसेस 17,000 जो इस साल के हैं जुड़े हुए तो हैं पर वो पे नहीं हुए, तो वो चूंकि पे नहीं हुए घटा दो तो आ जाएंगे एक्सपेंसेस। ये करना है हमें बेटा, इससे ज़्यादा समझाना पॉसिबल नहीं है, आपको इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ बेटा। अच्छा अब आप भले फिर से सुन लो, प्रीपेड एक्सपेंस 8,000, बेटा ये एक्सपेंसेस पिछले साल पे हो गए थे पर हैं इस साल के, तो बेटा ये लेस करो। क्यों लेस करो? ओपनिंग प्रीपेड लेस करो। बेटा 150 में 8 ईयर जुड़े हुए तो हैं क्योंकि ये इस साल के हैं, पर पे कब हो गए थे? प्रीवियस ईयर में पे हो गए थे, तो ये प्रीवियस ईयर का कैश आउटफ्लो है, इस साल का कैश आउटफ्लो नहीं है, जबकि इस एक्सपेंस में जुड़ा हुआ है तो लेस करो। और क्लोजिंग प्रीपेड 5,000 क्लोजिंग प्रीपेड ये अगले साल के हैं, अगले साल के हैं, बैलेंस शीट में पड़े हैं, मतलब 150 एक्सपेंस में शामिल नहीं है पर पे तो इस साल हुए ना, तो क्लोजिंग प्रीपेड को जोड़ो, ये आ जाएंगे एक्सपेंसेस पेड। आपको समझना है तो 2 से 3 बार वीडियो सुन लेना, समझ में आ जाएगा, दिमाग तो थोड़ा आपको लगाना पड़ेगा। या फिर यदि आपको ये नहीं जमता तो एक्सपेंस का अकाउंट बना लो, यहां लिखो टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग प्रीपेड मतलब असेट, ये क्लोजिंग असेट, ओपनिंग लायबिलिटी 11,000 और क्लोजिंग लायबिलिटी इधर लिखो
17,000। एक्सपेंसेस में भी आप डेबिट क्रेडिट लिख दो एज ए एसेट एज एन लाइबिलिटी। और यहाँ एक्सपेंस आते हैं बेटा टू कैश वाले, यहाँ एक्सपेंस आ रहे हैं टू कैश, और यहाँ आएंगे एक्सपेंसेस जो ट्रांसफर होते हैं बाय पीएनएल। ये एक्सपेंसेस बेटा पीएल में गए हैं 180 तो एक्सपेंस गए हैं पीएल में, उसमें से 30 तो एक्सपेंस है ही नहीं, वो तो नॉन कैश आइटम है, तो 150 एक्सपेंस गए होंगे यहाँ से। ये एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, ये एक्सपेंसेस एज पर पीएनएल जो पीएल में गए हैं, तो ये एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में आ जाएंगे एक्सपेंसेस पेड जो भी आते हैं, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ये आपके एक्सपेंस पेड मतलब एड लेस वही हुआ है जो हमने ऊपर किया, पर ये बैलेंस शीट में आ जाएंगे एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। इसमें दिमाग मत लगाओ, इसमें से बस ऐसे लो, ओपनिंग प्रीपेड असेट ओपनिंग, क्लोजिंग प्रीपेड क्लोजिंग असेट, ओपनिंग लाइबिलिटी क्लोजिंग लाइबिलिटी। और एक्सपेंस जब पे करते हो तो क्या एंट्री होती है, एक्सपेंस टू कैश, एक्सपेंस टू कैश, एक्सपेंस टू कैश एंट्री होती है। और जो एक्सपेंस जाते हैं पीएल में तो क्या लिखते हैं, यहाँ से क्रेडिट पीएल में डेबिट, तो पीएल में कितने का ये दिया हुआ है, तो ये बैलेंस फिगर जो नहीं दिया था वो निकल जाएगा एक्सपेंसेस पेड। ठीक है बेटा। अब अगला इशू आता है जो कि बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत टेक्निकल है, वो है इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड बेटा, इनकम टैक्स पेड और प्रोवाइडेड दो चीज होती है, इनकम टैक्स पेड एंड इनकम टैक्स प्रोवाइडेड। ठीक है बेटा। अब इनकम टैक्स पेड पर आते हैं पहले, जैसे मैं सबसे पहले एग्जांपल लूँ बेटा, आपको ये आइडिया होगा कि हमने कंपनी फाइनल अकाउंट में भी पढ़ा है, कैश फ्लो में पढ़ा है, टैक्स जनरली क्या होता है बेटा, ये यदि कंपनी का पहला साल है, ये कंपनी का पहला साल है, ये कंपनी का पीएनएल है, ये कंपनी का कैश एंड बैंक अकाउंट है, और ये कंपनी की बैलेंस शीट। बेटा यदि कंपनी ने इस साल नेट प्रॉफिट आया और कंपनी को नेट प्रॉफिट पर अराउंड 30% टैक्स लगता है, कंपनी को अपने नेट प्रॉफिट का अराउंड 30% टैक्स रेट मान लो, प्रॉफिट आया 10 लाख, तो कंपनी का प्रोविजन फॉर टैक्स बनेगा 3 लाख। ये कंपनी का एक्सपेंसेस है फॉर द ईयर। एंट्री क्या हुई, पीएनएल टू प्रोविजन फॉर टैक्स। मैं एंट्री बताने की पोजीशन में नहीं हूँ बेटा, बस बोल सकता हूँ पीएनएल टू प्रोविजन फॉर टैक्स, तो हमारी लाइबिलिटी साइड में खुल गया अकाउंट प्रोविजन फॉर टैक्स 3 लाख। और कंपनी ने इसमें से एडवांस टैक्स देना पड़ता है, कंपनी ने एडवांस टैक्स दे रखा है बेटा 2,10,000, तो एडवांस टैक्स यहाँ आ गया 210। तो बेटा कैश आउटफ्लो में क्या लिया जाए, पीएल में 3 लाख आया, लेकिन कैश बुक में तो 210 आया ना, एडवांस टैक्स हमारा कैश आउटफ्लो है ना, तो पीएल में जो आता है वो कैश आउटफ्लो नहीं होता, बल्कि बैंक अकाउंट कैश अकाउंट से जो टैक्स पे होता है वो कैश आउटफ्लो होता है। तो हमारे कैश फ्लो में क्या आना चाहिए, टैक्स प्रोवाइडेड या टैक्स पेड। ये है टैक्स एस्टिमेटेड यानी प्रोवाइडेड यानी टैक्स फॉर द ईयर। एग्जाम में नाम क्या क्या हो सकते हैं, टैक्स प्रोवाइडेड, टैक्स एस्टिमेटेड या टैक्स फॉर द ईयर। जो पीएल में डेबिट हुआ है ये वो होता है, लेकिन वो हमारा आउटफ्लो नहीं होता। आउटफ्लो तो वो होता है उसमें से जो टैक्स पे हुआ। 210 भी पे हो गया, 90 शायद अगले साल पे होगा, 90 पे होगा अगले साल एज ए अरियर ऑफ टैक्स, कि पिछले साल का टैक्स अगले साल पे होगा। अगले साल इसका जो बचा हुआ टैक्स कंपनी पे करेगी, कंपनी ने खुद ने 3 लाख टैक्स माना, अभी 2,10 ही दिया एडवांस टैक्स, 90 अगले साल देगी असेसमेंट पर, और इसका असेसमेंट कब होगा, अगले साल। तो बेटा अब देखो ये तो सही हमने मान लिया। अब बैलेंस शीट में जनरली क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स जो लाइबिलिटी है और एडवांस टैक्स जो असेट है उसको नेट करके दिखाते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स लेस एडवांस टैक्स, यहीं से लेस कर देते हैं 210, और 90 जो बचा ना उसी को दिखाते हैं एज ए लाइबिलिटी प्रोविजन फॉर टैक्स। इसका मतलब यदि आपको एग्जाम में सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स दिखाई दे लाइबिलिटी साइड में और असेट साइड में एडवांस टैक्स न दिखाई दे, इसका मतलब उन्होंने एडवांस टैक्स को प्रोविजन से एडजस्ट कर रखा है। बेटा मेरे लिए ये समझाना संभव नहीं, रिवीजन करवा रहा हूं मैं। आप सोचिए ना कैसे पॉसिबल है किसी टीचर के लिए कि इतने कम टाइम में समझा दे, वो भी इतने सारे पॉइंट। बेटा रिवीजन करवाने में समझाना ज़्यादा संभव नहीं है, वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो एडवांस टैक्स यदि प्रोविजन फॉर टैक्स से एडजस्टेड है तो एडवांस टैक्स असेट में नहीं आएगा, एडवांस टैक्स असेट में आ रहा है मतलब प्रोविजन से एडजस्टेड नहीं है, और एडवांस टैक्स असेट में नहीं आ रहा मतलब प्रोविजन से एडजस्टेड है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स 90 मतलब ये करंट ईयर की टैक्स लायबिलिटी हो गई। ठीक है, अब बेटा देखिए यदि आपका पॉइंट नंबर 1 ये है 2019 2020 ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, और असेट में एडवांस टैक्स नाम की चीज नहीं है, मतलब इसमें से एडवांस टैक्स हटा हुआ है। तो 11,200 क्या है, पिछले साल का बचा हुआ टैक्स, 2019 का बचा हुआ टैक्स। बेटा इसमें क्या क्या होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस
एडवांस टैक्स घटकर ही तो होगा ना ये 11,000 11,000। बेटा अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फटाफट देखना पड़ेगा। ये प्रीवियस ईयर का वो टैक्स जो देना बाकी रह गया, ये वो प्रोविजन है जो आउटस्टैंडिंग है एडवांस टैक्स घटाने के बाद। इसका असेसमेंट कब हुआ होगा? करंट ईयर 2020 में हुआ होगा। तो ये हमारे कैश आउटफ्लो में इसको मानेंगे, तो हमारे कैश आउटफ्लो में क्या होगा? 11,200 इज टैक्स पेड, क्या आएगा इन कैश फ्लो, ये कैश फ्लो में आएगा। और 12,800 ये क्या मानना पड़ेगा? इस टैक्स बेटा जो अभी लाइबिलिटी में है ये पे कब होगा? नेक्स्ट ईयर। तो ये है टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। इसको एड इन नेट प्रॉफिट टू फाइंड आउट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यदि आप क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो नेट प्रॉफिट में इसको जोड़ना पड़ेगा, ये है टैक्स। और हाँ, डायरेक्ट मेथड कर रहे हो तो बस इसको आउटफ्लो दिखा दो इसकी, क्योंकि आप डायरेक्ट मेथड में नेट प्रॉफिट लेते ही नहीं हो तो ये नेट प्रॉफिट में टैक्स जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन डायरेक्ट मेथड कर रहे हो तो ये टैक्स जो 12,800 है ये नेट प्रॉफिट में जोड़ना पड़ेगा। तो 11,200 क्या है? टैक्स पेड फॉर प्रीवियस ईयर इन करंट ईयर ऑन इट्स असेसमेंट। और 12,800 क्या है? टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। ये पेड नहीं है, ये पेड नहीं है, अगले साल पे होगा, असेसमेंट में अगले साल होगा इसका। तो ये टैक्स प्रोवाइडेड है, ये टैक्स प्रोवाइडेड है, ये टैक्स पीएल में घटा हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां पर देखिए, देखिए बेटा मैंने अलग अलग लिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स 70 और उसके एडवांस टैक्स 40। ये प्रीवियस ईयर का है। तो बेटा ये प्रीवियस ईयर है, इसका असेसमेंट कब होगा? इस साल। तो बेटा यहां पर टैक्स पेड हमें निकालना होता है कैश फ्लो के लिए। तो टैक्स पेड फॉर प्रीवियस ईयर 2019। बेटा प्रीवियस ईयर हमने टैक्स प्रोविजन बनाया था 70, टैक्स एस्टिमेट किया था 70। मान ले कि असेसमेंट इसी पर हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी के इस प्रोविजन को सही मान लिया, ये मानना पड़ेगा। तो 2019 का जो टैक्स है प्रोविजन, उसका असेसमेंट कब होगा? करंट ईयर में। तो हमने माना कि टैक्स लाइबिलिटी कितनी आई? 70 भी आई। 70 टैक्स अराइजेज, ये है टैक्स पेबल। बेटा 70 जो पिछले साल का प्रोविजन था वो इस साल क्या हो गया? असेसमेंट पर टैक्स पेबल। उसमें से एडवांस टैक्स दे चुके थे 40, तो अब देना पड़ेगा 30। तो 30 तो पे किया होगा फॉर प्रीवियस ईयर, 30 करंट ईयर में पे हुआ है फॉर प्रीवियस ईयर, ये हमारा आउटफ्लो है। और टैक्स पेड फॉर करंट ईयर 2020। बेटा करंट ईयर के लिए 1 लाख तो टैक्स प्रोवाइडेड है और 78 टैक्स पेड है फॉर करंट ईयर। तो 78 आएगा, मतलब ये आया एडवांस टैक्स। तो 30 तो पे किया अरियर ऑफ टैक्स और 78 एडवांस टैक्स, कुल टैक्स पेड 1,08,000। 1,08,000 आपको पता है बेटा। या फिर एक काम करो आप बेटा, इसको इन शॉर्ट कर लो, एक अकाउंट बनाओ, प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग टैक्स 70 माइनस एडवांस टैक्स 40, 30 का टैक्स ओपनिंग मान लो पेबल। और यहां हमेशा क्या आता है? बाय पी&एल। यहां आता है टैक्स प्रोवाइडेड। बेटा टैक्स प्रोवाइड कितना हुआ इस साल? ₹1 लाख, यह है टैक्स प्रोवाइडेड जो पीएल में साल पड़ा। और टू बैलेंस सीडी, बेटा 1 लाख में से 78 दे दिया, तो 1 लाख में से 78 दे दिया, तो प्रोविजन कितना बच गया आउटस्टैंडिंग? 22। बेटा ये है ओपनिंग प्रोविजन आउटस्टैंडिंग, ये क्लोजिंग प्रोविजन आउटस्टैंडिंग। हमेशा प्रोविजन में से एडवांस से घटाकर नेट कर लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स ही दिया होता है, एडवांस टैक्स दिया हुआ नहीं होता। यहाँ दे दिया तो आप नेट कर लो ना, उसको इजी कर लो ना। प्रोविजन फॉर टैक्स में एडवांस से घटाकर आप वही मान लो कि नेट ही दिया हुआ है। तो ओपनिंग प्रोविजन 170, ओपनिंग एडवांस टैक्स 40, तो ओपनिंग प्रोविजन बचा 30, क्लोजिंग प्रोविजन 1 लाख, क्लोजिंग एडवांस टैक्स 78, तो क्लोजिंग प्रोविजन कितना बचा? 22।
ये है ओपनिंग प्रोविजन, ये है क्लोजिंग प्रोविजन, ये है टैक्स प्रोवाइडेड, तो यहाँ जाता है टैक्स पेड टू बैंक। हमेशा यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, टैक्स पेड मिल जाएगा। बेटा जिसने पहले पढ़ा हुआ है ना उसी को थोड़ा समझ में ज़्यादा आ सकता है। 130 माइनस 22, 1,08,000 आ गया टैक्स पेड। मैंने आपको समझा भी दिया है ऊपर कि कैसे 1,08,000 आया, और एग्जाम का शॉर्टकट प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाकर टैक्स पेड कैसे निकालते हो बता दिया मैंने। फिर देखो एक और, देखिए बेटा ये बैलेंस शीट है, ओपनिंग प्रोविजन 50, क्लोजिंग प्रोविजन 75। अब यहाँ पर एडवांस टैक्स नहीं दिया हुआ है असेट में, इसका मतलब एडवांस टैक्स इसमें एडजस्टेड है, घटा हुआ है, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट और ये सब इनडायरेक्ट मेथड के लिए हो रहा है, डायरेक्ट मेथड में सिर्फ टैक्स पेड आता है, टैक्स पेड निकालना तो पड़ेगा, हाँ डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट टैक्स पेड निकालना पड़ेगा, और टैक्स पेड निकालने के लिए आपको क्या बनाना चाहिए, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ठीक है बेटा। तो मैंने यहाँ पर, और ये है नेट प्रॉफिट, इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दिया है और वहां प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है 2 लाख दिया हुआ है, तो ये है टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स एस्टिमेटेड ड्यूरिंग द ईयर, ये है टैक्स फॉर द ईयर। आप क्या बना लो, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाओ वैसे ही। बैलेंस बीडी लिखो, ओपनिंग प्रोविजन 50, इस साल प्रोविजन बनाया ₹2 लाख, कुल टैक्स बेटा 50 देना बाकी था पिछले साल का, 2 लाख इस साल का, टैक्स देना कितना हो गया, 250 देना हो गया टोटल, पिछले साल इस साल का मिलाकर, उसमें से अभी भी 75 देना बाकी है, अभी भी 250 में से 75 75 अभी भी देना बाकी है, मतलब बाकी का पे हो गया, ये आ गया बैलेंसिंग फिगर टू बैंक, ये आ गया टैक्स पेड, 250 माइनस 75, 175 आ गया टैक्स पेड। बेटा इसको इन शॉर्ट बताऊं, इन शॉर्ट समझाने के लिए, बाकी आपको जरूरत नहीं इसको समझने की। बेटा क्या हुआ इसको समझाऊं, बेटा पिछले साल का टैक्स प्रोविजन कितना बचाया था 50, वो कब पे हुआ होगा, मान लो कि असेसमेंट होने पर 50 इस 175 में 50 तो पे हुआ होगा फॉर एज ए अरियर ऑफ टैक्स फॉर प्रीवियस ईयर, और बेटा इस साल का टैक्स 2 लाख रुपीज प्रोवाइडेड था, 2 लेडी प्रोवाइडेड था पीएल में, उसमें से 75 ही अभी आउटस्टैंडिंग में आ रहा है, मतलब 125 एडवांस टैक्स पे हो चुका है, ऐसे करके भी आ गया 175, ठीक है। अब बेटा यदि क्वेश्चन में टैक्स पेड दिया हो तो प्रोवाइडेड निकल सकते हैं, वही प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया, ओपनिंग प्रोविजन 40, क्लोजिंग प्रोविजन 64, यहां आता है टैक्स पेड, और यहां आता है बाय P&L, यह आता है टैक्स प्रोवाइडेड। यदि क्वेश्चन में टैक्स पेड दिया हुआ हो तो आप टैक्स P&L ये निकाल सकते हो, वो टैक्स जो पीएल में डेबिट हुआ होगा। कई बार आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए जोड़ना पड़ता है टैक्स, तो टैक्स पेड जोड़ोगे या टैक्स प्रोवाइडेड वाला जोड़ोगे, टैक्स प्रोवाइडेड वाला ये नेट प्रॉफिट में जुड़ेगा। यदि आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लाना है, यदि क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, उसको बिफोर टैक्स लाने के लिए ये वाला टैक्स जोड़ना पड़ता है, और ये आपको निकालना पड़ेगा कई बार इनडायरेक्ट मेथड में, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स एस्टिमेटेड फॉर द ईयर, ये टैक्स निकालने के लिए आपको प्रोविजन फॉर टैक्स पेड दिया हुआ हो तो प्रोवाइडेड निकल सकता है, और प्रोवाइडेड दिया हो तो पेड निकल सकता है, ठीक है। एक और पॉइंट टैक्स का जो एक हमारे नोट्स के पहले क्वेश्चन में आया है, पहले या दूसरे क्वेश्चन में आया है, पहले क्वेश्चन में शायद, ओपनिंग प्रोविजन फॉर टैक्स 86 है, और ये बैलेंस शीट नहीं है, ये अलग से दिया है, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, इस साल लॉस है, जब इस साल लॉस है तो इस साल टैक्स प्रोविजन बनेगा ही नहीं, तो देयर इज नो टैक्स प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर, तो इस साल टैक्स नहीं है, ना टैक्स प्रोवाइडेड है ना टैक्स पेड है। हाँ लेकिन 86 में से 12 का टैक्स अभी भी देना बाकी है, मतलब रिमेनिंग 74 टैक्स पेड हो गया। बेटा टैक्स ओपनिंग प्रोविजन था 86, इस साल बना 0, इस साल बना 0, तो कुल टैक्स लाइबिलिटी पिछले साल की थी 86, इस साल की लाइबिलिटी 0, तो कुल टैक्स 86 था, उसमें से 12 अभी भी देना बाकी है, मतलब 74 पे कर दिया गया है फॉर प्रीवियस ईयर, ये टैक्स पेड आ गया, ठीक है बेटा। ये हमने पॉइंट समझा रिगार्डिंग इनकम टैक्स, हमने सारे पॉइंट देख लिए जो जो पॉसिबल थे। तो अब आता है बेटा, अब ये इसके अलावा जो हमारा अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी को लेकर चल रही हैं चीज़ें, है ना बेटा,
उसको लेकर के और भी चीज़ें। देखिए देखिए बेटा, बेड डेट्स और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का पॉइंट आपको कंफ्यूज करता है ना? हाँ सर करता है, बहुत करता है। बता दो सर। बता रहा हूँ बेटा, 2 मिनट वेट करो। हाँ बेटा एक तो कटिंग हो नहीं पा रही, जाऊँ कैसे कटिंग करवाने? तो बाल मेरे हो रहे हैं कैसे, वो पता नहीं कैसे, किसका एग्जाम्पल लूँ? कटिंग नहीं करा पा रहा हूँ बेटा मैं। तो देखिए, तो देखिए बेटा, आ, बेटा सेल है 5 लाख रुपीज़ की, बेड डेट से 10,000, और बैलेंस शीट में डेटर दिए हैं 80,000, और ये है फर्स्ट बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। ये कंपनी की फर्स्ट बैलेंस मतलब ये पहला साल है बेटा। डायरेक्ट मेथड से होता ना, तो हम सीधा दिखाते हैं, आपको पता है रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। बेटा वहां तो बनता डेटर अकाउंट, सेल 5 लाख, आपको पता ही डेटर अकाउंट बनता, सेल दिखाते 5 लाख, बेड डेट्स 10 की घटाते, और क्लोजिंग डेटर दिखाते 80,000। ये बैलेंस शीट क्या आता, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। डायरेक्ट मेथड में कस्टमर से रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर निकालने के लिए बनाते डेटर अकाउंट। 5 लाख में से 10 डूब गया, बचा 490 में से 80 नहीं मिला, अभी 410 मिला। बड़ा डायरेक्ट मेथड में तो आपको पता ही है कि ये रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर सीधा 410 आ जाता, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में आपको पता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरुआत होती है इनफ्लो की। ये हम बात करें ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटा यहाँ पर आप देखो, सेल 5 लाख की, बेड डेट्स 10 की, तो यहाँ नेट प्रॉफिट कितना बचा 490। तो यहाँ तो बेटा 490 को हमने इन्फ्लो मान लिया। बेटा अब देखो 490 को इन्फ्लो मान लिया, मतलब हमने 5 लाख को इन्फ्लो मान लिया और 10 को आउटफ्लो मान लिया। और चूंकि 10 नहीं मिला, बेड डेट्स हो गया बेटा, 10 इसमें जुड़ा ही नहीं जुड़ा है। इस 5 लाख में से तो 10 बेड डेट्स हुआ है। मेरी बात को सुनोगे तभी समझ में आएगा, 2 नहीं 3 बार सुनो। बेड डेट्स 10,000 हुई बेटा इसी 5 लाख में से, तो इस 5 लाख में 10,000 शामिल था कि नहीं था? तो बेटा 10,000 हमने, इसमें भी आपको पता है कि ये 5 लाख की सेल में से तो 10,000 डूबा है। तो बेटा 10,000 को पहले हमने क्या माना हुआ था, इनफ्लो, और 10 को बाद में आउटफ्लो मान लिया, तो जीरो इफेक्ट हो गया क्योंकि बेड डेट से कोई रेवेन्यू नहीं होता। तो बेटा बेड डेट्स का हम इनडायरेक्ट मेथड में बेड डेट्स का कोई एडजस्टमेंट नहीं होता हमारे किसी भी, इसको नॉन कैश आइटम मत मानो। बेड डेट्स को हम ऐड नहीं करते, घटा हुआ है नेट प्रॉफिट में तो ऐड नहीं करते, क्योंकि ये वाकई में आउटफ्लो है, क्योंकि इसको हमने पहले क्या माना हुआ था, इनफ्लो। बेड डेट्स बाद में हुई, पहले सेल में से जुड़ा हुआ था। बेटा मेरी बात सुनो, आप ये ध्यान सुनोगे समझ में आएगा कि सेल में ऐसी बेड डेट्स होती है। तो 10,000 को पहले हमने क्या मान लिया था, इनफ्लो, और वो 10 नहीं मिला तो उसको फिर आउटफ्लो मान लिया बेड डेट्स को, तो सही तो है। तो हमने बेड डेट्स का मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, तो रट लो या समझ लो। मैं तो ये कहूँगा कि आपको नहीं समझ में आता तो एक चीज रट लो, ना बेड डेट्स का एडजस्टमेंट करना है, ना प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का एडजस्टमेंट करना है। आपको कुछ भी नहीं करना है हमारे केस फ्लो में, ना बेड डेट्स का, ना प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का, बस इतना बात रट लो तो बेटा ठीक है। और समझाने के लिए तो मैंने आपको 2-3 बार बोल दिया कि बेड डेट्स का क्यों कुछ नहीं होगा। अब बेटा हाँ, इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन डेटर को तो हम आउटफ्लो मानते ही, आपको पता ही है बेटा। डेटर 80 से बढ़े इसको मानते हैं आउटफ्लो। देखो अपने आप नेट इन्फ्लो 410 आ गया कि नहीं आ गया बेटा, 410 दोनों में आ गया कि नहीं आ गया? इनडायरेक्ट मेथड में भी 410 आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका मतलब क्या हुआ, बेड डेट्स का कुछ भी नहीं किया, तो देखिए आंसर हमारा टेली हो गया कि नहीं हो गया? डायरेक्ट मेथड में इनफ्लो 410, इनडायरेक्ट में भी इनफ्लो 410। तो बेड डेट्स का कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती हमारे कैश फ्लो की इनडायरेक्ट मेथड में। दूसरा एग्जांपल, बेड डेट्स की जगह प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। देखिए बेटा सेल है 5 लाख की, और वही मैंने बेड डेट्स के लिए प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। बेटा अब ये 10 डूबा नहीं है, 5 लाख में से 10 डूबा नहीं, 10 के डूबने की संभावना है। तो बेटा हमने यहाँ नेट प्रॉफिट हमारा 490 आया होगा। बेटा डायरेक्ट मेथड में तो 5 लाख के डेटा में से 1 लाख नहीं मिले, तो रिसीव फ्रॉम कस्टमर आएगा 4 लाख।
रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, बेटा सीधा 4 लाख आ जाएगा ना। ये फर्स्ट बैलेंस शीट है, फर्स्ट बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। 5 लाख की सेल, 1 लाख के डेटर मिला 4 लाख। और इनडायरेक्ट मेथड में बेटा नेट प्रॉफिट से शुरुआत होती है। नेट प्रॉफिट में तो हमने 490 लिया हुआ है नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट को इन्फ्लो मान लिया। बेटा मैं कह रहा हूँ बेड डेट्स का कुछ मत करो, बस इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन डेटर्स। बेटा डेटर कितने आपके, डेटर आपको लो ये वाले, कौन से वाले, ये वाले लो, ये लो 90, 90 का इंक्रीज ले लो। देखो बेटा अपने आप 4 लाख इसमें भी आ गया। तो बेटा मैं यदि आपको समझाने के लिए बताऊं तो दो चीज देखो, देखो यदि मैं डेटर के इंक्रीज को 1 लाख लूं, बेटा एक ही बार समझा पाऊंगा मैं। देखो मैंने डेटर यदि 1 लाख लिए, अब देखना बेटा, तो 1 लाख मैंने क्या मान लिया आउटफ्लो, इंक्रीजिंग डेटर को आउटफ्लो क्यों मानते हुए पहले समझा चुका हूं। अब बेटा आप देखो, हमने यदि 490 को इनफ्लो माना है, मतलब हमने इसको इनफ्लो माना है और इसको आउटफ्लो माना है, इसको आउटफ्लो माना है, पर जबकि ये आउटफ्लो नहीं है, ये आउटफ्लो नहीं है, प्रोविजन से आउटफ्लो नहीं होता, इसको ऐड करना पड़ेगा। 10,000 का प्रोविजन को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो आउटफ्लो नहीं है। तो अब देखो 1 लाख आउटफ्लो, 10,000 इनफ्लो, नेट 90 हुआ ना। इसलिए यहाँ पर हमें एग्जाम में दिमाग नहीं लगाना चाहिए बल्कि नेट ले लेना चाहिए। नेट ले लेंगे 90, डेटर यहाँ हमेशा नेट लेते हैं आफ्टर प्रोविजन, 97 का नेट। मैंने क्या बताया बेटा, यदि अलग अलग सोचना है तो 1 लाख अलग लेना है, 1 लाख रुपीज़ को अलग लेना है, 10 को अलग लेना है तो बिल्कुल लो। 1 लाख को आउटफ्लो मान लो क्योंकि वो मिलने से रह गए, और 10 को इनफ्लो मान लो, प्रोविजन को इनफ्लो मान लो क्योंकि वो आउटफ्लो नहीं है, उसकी वजह नेट ले लो। और जनरली नेट लेना है चाहिए। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, नेट, डायरेक्ट मेथड में तो कुछ आपको तकलीफ आती नहीं है, जो भी तकलीफ आती है इनडायरेक्ट में। तो मैं ये कहूँगा आपको बेड डेट्स का या प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का कोई 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 एडजस्टमेंट नेट प्रॉफिट में नहीं करना है, और डेटर का इंक्रीज डिक्रीज जो लेना है वो प्रोविजन घटाने के बाद वाले डेटा का इंक्रीज डिक्रीज लेना है। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। कोई एडजस्टमेंट करो मत करो बेड डेट्स का, कोई एडजस्टमेंट मत करो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का, और डेटर्स कौन से ले लो, ऑलवेज नेट, बस ये आप अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक है बेटा, तो बेटा ये तो हम अभी हुआ। अब इस एक लेक्चर में इससे ज़्यादा कवर करना पॉसिबल नहीं, तो बेटा अब मैं इस बचे हुए के लिए सेकंड वीडियो बनाऊंगा। ठीक है बेटा, ठीक है, हाँ सर, थैंक यू।